दोस्तों बात करने वाले हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के तरफ से आरपीएफ यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर दोनों वैकेंसी निकाला गया है। इस वैकेंसी में आप लोग घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कैसे देंगे। दोस्तों अगर हम फॉर्म भरने की बात करें तो बताया गया है कि अगर आप 10th पास हैं तो आप कांस्टेबल में आवेदन दे सकते हैं, अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं तो सब इंस्पेक्टर में आवेदन दे सकते हैं। 15 अप्रैल से लेकर 14 मई तक आप लोग जो है ना लाइव फॉर्म भर सकते हैं। यही फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। दोस्तों फॉर्म भरने के लिए आपको रेलवे रिक्रूटमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा। इस वेबसाइट पे आने के बाद अगर इससे पहले यानी कि अभी जो है ना 9 अप्रैल को टेक्नीशियन ग्रेड 3 और ग्रेड 1 का फॉर्म बीता है, और इससे पहले जो है ना फरवरी में असिस्टेंट लोको पायलट का फॉर्म बीता है। अगर इस फॉर्म में आपने आवेदन दिया है यानी कि टेक्नीशियन का, या अगर आपने लोको पायलट का फॉर्म भरा है तो आप लोग जो है ना इस पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, तो आप लोगों को यहाँ पे ऑलरेडी हैव एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपने टेक्नीशियन ग्रेड 3 या असिस्टेंट लोको पायलट का फॉर्म नहीं भरा है तो आप क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे। क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो बोलेगा कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी क्रिएटेड एन अकाउंट फॉर CEN 01 2024 ALP या CEN 01/2024 टेक्नीशियन में अगर आपने आवेदन दिया है तो आप लोग अपना यूजर नेम और पासवर्ड का यूज करके जो है ना लॉग इन कीजिए। आपको अकाउंट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने टेक्नीशियन और ALP का फॉर्म नहीं भरा है तो अभी आप जो है ना अपना अकाउंट बनाएंगे, तो आप इसको ओके कीजिएगा। ओके करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पे जो है ना आपसे नेशनलिटी पूछा जाएगा, तो आप अपना नेशनलिटी बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपका फुल नेम मांगा जाएगा, जो कि आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करना है। फिर यहाँ पे फिर से आपको नाम अपना फिल करना है। फिर यहाँ पे पूछेगा कि हैव यू चेंज योर नेम, क्या आपका नाम कभी चेंज हुआ है। अगर हुआ है तो आप इसको यस करेंगे। अगर आप इसको यस करते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा आई अंडरस्टैंड एंड एग्री, तो आप इसको एग्री कर देंगे। तो यहाँ पे जो आपका न्यू चेंज नेम है ना वो आपको इस बॉक्स में फिल करना है, और फिर से यहाँ पे रीटाइप न्यू चेंज को यहाँ पे लिखेंगे। लेकिन ये अगर आपका नाम चेंज नहीं हुआ है तो आप सिंपली इसको नो कर देंगे, ये वाला ऑप्शन आपका हट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको बताना है। डेट ऑफ बर्थ के ऊपर क्लिक करने के बाद कैलेंडर खुलेगा। उस कैलेंडर में आप ईयर के ऊपर क्लिक करेंगे और अपना जन्म तिथि जो है ना उसका साल सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मंथ के ऊपर क्लिक करके अपना जो है ना आपको मंथ बताना है। उसके बाद जो है ना यहाँ पे डेट बताएंगे, तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे बता देंगे। डेट ऑफ बर्थ बताने के बाद यहाँ पे कैलेंडर नहीं खुलेगा, और यहाँ पे जो है ना आपको अपना लिखना है डेट ऑफ बर्थ। इस तरह से आप लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है ना आपको जेंडर बताना है कि आप किस जेंडर से बिलोंग करते हैं। फिर से यहाँ पे रिटाइप जेंडर में फिर से आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने पिताजी का नाम डालना है, जो कि 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग डालना है। फिर से यहाँ पे आपको अपने पिताजी का नाम रिटाइप फादर्स नेम में डालना है। फिर यहाँ पे आपको अपने माँ का नाम डालना है, जो कि 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग डालना है। फिर यहाँ पे रिटाइप मदर्स नेम में फिर से अपने माँ का नाम यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आधार वेरिफिकेशन का एक ऑप्शन है। ये आधार वेरिफिकेशन जो है ना ये सब किसी के लिए मैंडेटरी है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप यहाँ पे जो है ना ऑप्शन है आई डू नॉट हैव आई आधार कार्ड, तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जो है ना आई डू नॉट हैव आधार कार्ड के ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जो है ना आप एक ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, इंप्लॉय ID, स्कूल कॉलेज ID में से कोई एक ऑप्शन चूज करेंगे। जो ऑप्शन आप चूज करेंगे ना उसका डॉक्यूमेंट्स ID यानी कि डॉक्यूमेंट्स नंबर यहाँ पे बताएंगे। उसके बाद किस अथॉरिटी के द्वारा इशू किया गया था वो बताएंगे। उसके बाद किस जगह से इशू किया गया है वो बताएंगे। लेकिन अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप यहाँ पे वेरीफाई आधार के ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे अपना आधार कार्ड का नंबर फिल करेंगे। आधार कार्ड का नंबर फिल करने के बाद यहाँ पे वेरीफाई यूजिंग आधार के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके आधार कार्ड का लास्ट का 4 डिजिट यहाँ पे दिखाएगा, और यहाँ पे जो है ना आपका नाम दिखाएगा, डेट ऑफ बर्थ दिखाएगा, जेंडर दिखाएगा। तो आप इधर में जो है ना ये बॉक्स है इसको टिक कर देंगे। ये बॉक्स ये बोल रहा है कि माई आधार डिटेल्स आर सेम एज पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट या मार्कशीट, यानी कि मेरे आधार कार्ड का डिटेल्स और मैट्रिकुलेशन मार्कशीट और सर्टिफिकेट डिटेल्स सेम है। ये क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे डिक्लेरेशन टिक करेंगे, और यहाँ पे जो है ना वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे बोलेगा योर आधार वेरीफाई सक्सेसफुली। उसके बाद यहाँ पे जो है ना आपसे कॉन्टेक्ट डिटेल्स मांगा जाएगा। कॉन्टेक्ट डिटेल्स में जो है ना आपको अपना ईमेल एड्रेस फिल करना है। ईमेल एड्रेस आपको ऐसा ईमेल आईडी फिल करना है ना जिसपे एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को जो है ना इस बॉक्स में आपको लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद यहाँ फिर जनरेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है, और ओटीपी इस बॉक्स में आपको फिल कर लेना है। दोनों ओटीपी यानी कि ईमेल एड्रेस का ओटीपी ईमेल आईडी के वाले सामने वाले बॉक्स में, और मोबाइल नंबर का ओटीपी मोबाइल नंबर के सामने वाले बॉक्स में। उसके बाद यहाँ पे क्रिएट पासवर्ड का ऑप्शन है। देखिए क्रिएट पासवर्ड में जो है ना आपको एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड आपका कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन होना चाहिए जिसमें जो है ना
कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर, उसके बाद जो है ना नंबर, यानी कि अगर आपका नाम ऋतिक है तो आप ऋतिक @123 पासवर्ड बना सकते हैं। उसी पासवर्ड को फिर से यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड में लिखना है और यहाँ पे कैप्चा फिल करके जो है ना प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप यहाँ पे प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे पूरा डिटेल्स खुलेगा, जैसे कि नेशनलिटी क्या है, उसके बाद आपने अपना नाम क्या डाला है, जेंडर क्या डाला है, डेट ऑफ बर्थ क्या डाला है, माँ का नाम, पिताजी का नाम, अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सब आपका दिखाएगा। यहाँ पे आप इस डिक्लेरेशन को टिक करेंगे। अगर कुछ एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ से एडिट करेंगे, नहीं तो क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे। क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करने पे यहाँ पे बोलेगा कि क्या आप इसको प्रोसीड करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। प्रोसीड के ऊपर क्लिक करते ही जो है ना यहाँ पे यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी फिल करना है जो कि आप अकाउंट क्रिएट करते टाइम दिए थे। उसके बाद यहाँ पे जो आप पासवर्ड क्रिएट किए थे वो पासवर्ड को यहाँ पे फिल कीजिएगा और जो कैप्चा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसको इस बॉक्स में फिल कीजिएगा और यहाँ पे लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे बताया जाएगा इंस्ट्रक्शन में कि 13 रीजनल लैंग्वेज में आपका इसका एग्जाम कराया जाता है। तो आप लोग यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कीजिएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने 2 फॉर्म खुलेगा। पहला फॉर्म जो है वो सब इंस्पेक्टर के लिए है। देखिए, सब इंस्पेक्टर में आवेदन देने के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन पास होना चाहिए और आपका एज 20 साल से लेकर 28 साल के बीच में होना चाहिए। और दूसरा फॉर्म यहाँ पे जो है वो है कांस्टेबल के लिए। कांस्टेबल में आपको 10th पास चाहिए और एज क्राइटेरिया जो है वो 18 से 28 साल चाहिए। ऐसे 18 से 25 साल ही एज क्राइटेरिया होता है, लेकिन इस बार 3 साल का छूट दिया गया है क्योंकि कोरोना काल को लेकर। तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे कि जिस भी फॉर्म में आपको आवेदन देना है, अगर आप चाहें तो दोनों में आवेदन दे सकते हैं, अगर दोनों का क्वालिफिकेशन आपके पास है तो यहाँ पे जो है ना टिक दिख रहा है, आई एम नॉट करेंटली डिवाइडेड बाई एनी RRB RRC, आप इसके ऊपर टिक कर दीजिएगा। टिक करने के बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो बोलेगा आपका जो ये डाटा है ना, ये मतलब फ्यूचर से लिया गया है। जो आप फॉर्म मतलब अप्लाई किए हैं ना उस टाइम पे आप दिए हैं, जैसे कि आपका मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, नाम क्या है, पिताजी का नाम क्या है, वहां से ये डाटा लिया गया है। तो आप इसको कट कर दीजिएगा। यहाँ से कट करने के बाद जो है ना यहाँ पे आपको फिल क्या करना है, तो सबसे पहले आपको मैरिटल स्टेटस बताना है। मैरिटल स्टेटस में मैरिड अनमैरिड दोनों ऑप्शन है, आप दोनों में से कोई एक चूज कीजिएगा जो आप हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको रिलीजन बताना है कि किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं। उसके बाद जो है ना आपको मातृभाषा बताना है। अब जैसे कौन से लैंग्वेज आपके राज्य में बोली जाती है वो लैंग्वेज आपको जो है ना यहाँ से सिलेक्ट करना है। ये लैंग्वेज बताने के बाद आप किस लैंग्वेज में जो है ना एग्जामिनेशन देना चाहते हैं उसको आपको क्या है ना कि यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। फिर यहाँ पे आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क बताना है 1 में, कि आपके शरीर में अगर कहीं कटे फटे या जले का निशान है तो उसके बारे में आप जानकारी दीजिएगा। फिर यहाँ पे परमानेंट विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क 2 यानी कि दूसरा मार्क आप यहाँ पे लिखिएगा। ये बताने के बाद आपको यहाँ पे जो है ना कम्युनिटी डिटेल्स, यानी कि आप यूआर से बिलोंग करते हैं, अनरिजर्व हैं कि शेड्यूल कास्ट हैं कि शेड्यूल ट्रिब्स हैं कि अदर बैकवर्ड कास्ट हैं कि ईडब्ल्यूएस है। अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे यूआर सिलेक्ट करते हैं तो कोई भी हमारा जो है ना एक्स्ट्रा डिटेल्स फिल नहीं करना है, लेकिन यूआर छोड़ के अगर हम SC ST OBC EWS कोई रिजर्वेशन वाला कैटेगरी चूज करेंगे तो यहाँ पे आई अंडरस्टैंड एंड एग्री का ऑप्शन आएगा, हम इसके ऊपर जो है ना टिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नंबर डालना होगा और फिर यहाँ पे जो है ना इशूइंग अथॉरिटी, यानी कि आपका सर्टिफिकेट किसने इशू किया है, जैसे कि फर्स्ट क्लास ऑफिसर, एडिशनल चीफ, उसके बाद यहाँ पे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उसके बाद यहाँ पे सब डिविजनल ऑफिसर, सारा है यहाँ पे रेवेन्यू ऑफिसर। तो आपको यहाँ से जो है ना जिसने आपका सर्टिफिकेट इशू किया है उसका नाम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद जो है ना यहाँ पे बताएंगे कि आपने किस राज्य से सर्टिफिकेट बनवाया है। ये बताने के बाद यहाँ पे डेट ऑफ इशू, आपने जो है ना किस डेट को अपना सर्टिफिकेट बनवाया है ये यहाँ पे आप बताएंगे। ये सब फिल करने के बाद अब यहाँ पे जो है ना पोस्टल एड्रेस डिटेल्स खुलेगा, जिसमें आपको जो है ना सबसे पहले प्रेजेंट एड्रेस बताना है। अब देखिए प्रेजेंट एड्रेस की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट एड्रेस में सबसे पहले यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपने स्टेट का नाम चूज करें कि आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं। राज्य का नाम बताने के बाद यहाँ पे आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम चूज करना होगा कि आप उस राज्य में जो है ना किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको एड्रेस फिल करना होगा। एड्रेस अगर हम बात करें तो आप अगर गांव से बिलोंग करते हैं तो आप विलेज, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, इस तरह करके आप अपना एड्रेस फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप शहर से बिलोंग करते हैं तो हाउस नंबर, लैंडमार्क, नियरिटी, लोकेलिटी, इस तरह से आप फिल करेंगे। ये फिल करने के बाद फिर यहाँ पे विलेज, टाउन या सिटी का नाम जो है ना आपको फिर से यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पे जो है ना अपने पिन कोड नंबर यहाँ पे लिखना होगा। अब यहाँ पे जो है ना परमानेंट एड्रेस पूछा जा रहा है, तो ये इधर वाला यानी कि लेफ्ट साइड वाला जो हमारा था वो था प्रेजेंट एड्रेस और राइट साइड वाला जो है ना वो है हमारा परमानेंट एड्रेस। अब देखिए प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस में अंतर यही होता है कि परमानेंट एड्रेस जहां का हम अस्थायी निवासी हैं
और प्रेजेंट एड्रेस जो है ना हम अस्थायी निवासी कहीं और के हैं, और जो है ना जॉब के चलते या किसी मतलब जरूरी कार्य के चलते जो है ना हम कुछ दिनों से अभी इस जगह पे रह रहे हैं। तो अगर आपका दोनों सेम है ना तो बस आपको क्या करना है ना कि यहाँ पे टिक कर देना है। अगर अलग अलग है तो आपको टिक नहीं करना है और यहाँ पे जो है ना अलग अलग फिल कर देना है, जैसे कि आपने इधर लेफ्ट साइड में प्रेजेंट एड्रेस में फिल किया है। ये सब डिटेल्स फिल करने के बाद आपको यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो बोलेगा पर्सनल डिटेल सेव सक्सेसफुली, आप उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद बोलेगा कि ये भी डाटा आपका जो है ना वो फ्यूचर से लिया गया है, आप इसको कट कीजिएगा। कट करने के बाद जो है ना आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा कि क्या आप एक सर्विसमैन हैं, अगर हैं तो आप इसको यस करेंगे, और उसके बाद यहाँ है ना कि सर्विस बताएंगे कि आप आर्मी से हैं कि नेवी से हैं कि एयरफोर्स से हैं। उसके बाद यहाँ पे रैंक बताएंगे। उसके बाद है ना कि डेट ऑफ अटेंडेंस यानी कि आप कब ज्वाइन किए थे। उसके बाद है ना कि आपने जो है ना आर यू स्टिल इन डिफेंस सर्विस, अगर आप हैं तो यस नो करेंगे। उसके बाद लेंथ ऑफ सर्विस बताएंगे, लेकिन अगर आप एक सर्विसमैन नहीं है तो आप सिंपली इसको नो कर देंगे, ये सब ऑप्शन आपका हट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पूछेगा कि आर यू पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, क्या आप एक पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स हैं, अगर हैं तो आप इसको यस करेंगे। और यहाँ पे जो है ना डिसेबिलिटी कैटेगरी के बारे में बताएंगे। उसके बाद है ना ये सब डिसेबिलिटी कैटेगरी के बारे में बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है ना परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी बताएंगे, नेचर ऑफ डिसेबिलिटी बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट नंबर बताएंगे और पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट इशू डेट बताएंगे। लेकिन अगर आप एक विकलांग पर्सन यानी कि पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स नहीं है तो आप यहाँ पे जो है ना इसको नो कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे बोलेगा कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, यानी कि आप ईबीसी से बिलोंग करते हैं, अगर करते हैं तो आप इसको यस करेंगे, नहीं तो आप इसको नो करेंगे। मान लीजिए कि अगर आप ईबीसी से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे यस करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री, तो आप इसके ऊपर क्लिक करना होगा। और यहाँ पे डू यू विश टू एवल फी कंसेशन, क्या आपको फी में कंसेशन है, अगर है तो यस, नहीं तो आप इसको नो करेंगे। लेकिन अगर आप एक ईबीसी कैंडिडेट्स नहीं है तो आप सिंपली इसको नो करेंगे, ये भी ऑप्शन आपका जो है ना वो डिसेबल हो जाएगा यानी कि हट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे पूछेगा डिटेल्स ऑफ सर्विंग रेलवे अप्लीकेंट, अगर आप एक रेलवे अप्लीकेंट हैं तो आप इसको यस करेंगे। पूछ रहा है कि आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ इंडियन रेलवे, यस करेंगे तो यहाँ पे जो है ना आपको बताना होगा कि एनओसी, क्या आपके पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, उसके बारे में आप जानकारी देंगे। उसके बाद कैटेगरी बताएंगे, ग्रुप सी में है कि ग्रुप डी में है कि दूसरे किसी डिपार्टमेंट में है, प्लेस ऑफ वर्किंग कहाँ है, उसके बाद किस जोन में आप ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन अगर आप एक रेलवे एम्प्लॉय नहीं है तो आप इसको नो करेंगे, ये ऑप्शन भी आपका हट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो है ना करंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स आपसे पूछा जाएगा कि यानी कि आप अगर अभी करंटली में कहीं काम कर रहे हैं तो यहाँ पे बताएंगे। अगर नॉट एप्लीकेबल का मतलब हो गया कि आप कहीं नहीं कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि मतलब केंद्र सरकार में कर रहे हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में कर रहे हैं तो स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयू यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में कर रहे हैं तो ये सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आप एक फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं, कहीं भी जॉब नहीं करते हैं तो नॉट एप्लीकेबल के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछेगा कि डिटेल्स ऑफ कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप, क्या आपने अप्रेंटिसशिप कर रखा है, अगर कर रखा है तो आप सिंपली इसको यस करेंगे। अब जैसे ही आप इसको यस करेंगे तो यहाँ पे जो है ना नेम ऑफ द ट्रेड, आपने किस ट्रेड से अप्रेंटिसशिप किया है। उसके बाद ट्रेनिंग फ्रॉम डेट, आपने ट्रेनिंग कब स्टार्ट किया था अप्रेंटिसशिप का। उसके बाद जो है ना ट्रेनिंग का लास्ट डेट कब हुआ था, ड्यूरेशन जो है ना वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर बताएंगे और सर्टिफिकेट इशू डेट बताएंगे। लेकिन अगर आपने एक अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट्स नहीं है, अप्रेंटिसशिप नहीं किए हैं, आप इसको नो करेंगे तो ये ऑप्शन जो है ना हमारा हट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट डिटेल्स के बारे में आएगा। अब देखिए नेम ऑफ बैंक अकाउंट होल्डर, यानी कि इसमें जो है ना फी रिफंड किया जाता है फर्स्ट स्टेज एग्जाम देने के बाद। तो यहाँ पे जो है ना जिनका खाता आप डाल रहे हैं ना उनके यहाँ पे नाम लिख देंगे कि किनका खाता है, उनका बैंक अकाउंट में जो नाम है वो नाम लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है ना अकाउंट नंबर आप यहाँ पे फिल करेंगे। फिर यहाँ पे कन्फर्म अकाउंट नंबर में फिर से उसी अकाउंट नंबर को फिल करना है और फिर यहाँ पे आईएफएससी कोड फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे कन्फर्म के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप अपना आईएफएससी कोड लिख के यहाँ पे कन्फर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ना थोड़ा देर आपका जो है ना वेरिफिकेशन करेगा। उसके बाद यहाँ पे आपके बैंक का नाम दिखा देगा और बैंक का एड्रेस दिखा देगा, ये सब आप मिला लेंगे। फिर यहाँ पे आपको सेव के ऊपर क्लिक करना है। फिर यहाँ पे बोलेगा अदर डिटेल सेव सक्सेसफुली, आपको फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद जो है ना आपके सामने एजुकेशन क्वालिफिकेशन खुलेगा। अब देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है ना इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन बताना है। अगर क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो बोला गया है कि अगर आप कांस्टेबल में आवेदन दे रहे हैं तो आपको 10th का जानकारी देना है, और अगर आप सब इंस्पेक्टर में आवेदन दे रहे हैं तो आपको जो है ना ग्रेजुएशन का जानकारी देना है। अब जैसे क्या है ना कि अगर कई लोग टेक्नीशियन का हो गया या असिस्टेंट लोग को पायलट का अगर फॉर्म वो फिल किए हैं
तो आपका 10th ऑलरेडी ऐड रहेगा। तो अब देखिए ऐड रहेगा ना, तो इसमें आपको कुछ भी फिल करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सब इंस्पेक्टर में आवेदन देंगे तब आपको जो है ना अपना जानकारी फिल करने की जरूरत है। जैसे यहाँ पे क्वालिफिकेशन में अगर आप कांस्टेबल में आवेदन दे रहे हैं तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन आएगा मैट्रिकुलेशन। अगर आप सब इंस्पेक्टर में आवेदन दे रहे हैं तो यहाँ पे ग्रेजुएशन का ऑप्शन आएगा जो कि आपको फिल करना है। राज्य बताना है कि आपने किस राज्य से जो है ना जो क्वालिफिकेशन आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसको किया है। फिर यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट बताना है कि किस डिस्ट्रिक्ट से आपने पढ़ाई किया है। जिस जिला में आपका घर है उस जिला का नाम चूज नहीं करना है, जहां से आपने पढ़ाई किया है उस जिला का नाम यहाँ पे चूज करना है। बोर्ड बताना है कि आपने किस बोर्ड से पढ़ाई किया है, डेट ऑफ पासिंग बताएंगे और उसके बाद यहाँ पे रोल नंबर बताएंगे और यहाँ पे जो है ना ऐड के ऊपर क्लिक कर देंगे, आपका ऐड हो जाएगा। अगर आप कांस्टेबल में आवेदन दे रहे हैं तो दूसरा कोई क्वालिफिकेशन ऐड करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सब इंस्पेक्टर में आवेदन दे रहे हैं तो आपको जो है ना ऐड करने का ऑप्शन आएगा। तो फिर यहाँ पे आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। अब जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने का सेक्शन आएगा। फोटो यहाँ पे बोला गया है कि 6 मंथ से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए और बैकग्राउंड जो है वो व्हाइट होना चाहिए। और यहाँ पे बोला गया है कि 320 पिक्सल जो है ना इसका हाइट होना चाहिए, 240 पिक्सल इसका जो है ना विड्थ होना चाहिए। जेपीजी और जेपीईजी में से किसी एक फॉर्मेट में होना चाहिए। 30 से 70 केबी के बीच जो है ना आपका फोटो होना चाहिए। तो मान लीजिए कि जो फोटो आप बना के अपने फाइल में रखे हुए हैं तो यहाँ पे नो फाइल चूज है, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिएगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो है ना यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि ये फोटो अपलोड करना है, इसके ऊपर आप सिलेक्ट कीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फोटो का एक सिलेक्टेड एरिया दिखा रहा है। अगर आप और बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे जूम कर सकते हैं। अगर ओरिजिनल अपलोड करना ही चाहते हैं तो आप सही के निशान पे टिक करेंगे, आपका फोटो जो है वो सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। फिर यहाँ पे सिग्नेचर के बारे में बताया गया है कि व्हाइट पेपर पे ब्लैक या ब्लू इंक से आपको सिग्नेचर करना है। जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। 140 पिक्सल इसका विड्थ होना चाहिए, 60 पिक्सल हाइट होना चाहिए, 30 से 70 केबी के बीच आपका सिग्नेचर होना चाहिए। तो मान लीजिए कि जो सिग्नेचर आपने बना के रखा है यहाँ पे चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। ये मान लीजिए कि मेरा सिग्नेचर है, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। मुझे थोड़ा जूम करना है, हम यहाँ से जूम करेंगे, सही के निशान पे टिक करेंगे। टिक करने के बाद मेरा सिग्नेचर भी अपलोड हो गया। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो मेरा जो फॉर्म है ना वो सक्सेसफुली मतलब अब भरा चुका है। अब फॉर्म भराने के बाद जो है ना यहाँ पे डिक्लेरेशन को टिक करना है। डिक्लेरेशन टिक करने के बाद जिस जगह से आप फॉर्म को भर रहे हैं उस जगह का नाम आप यहाँ पे इस बॉक्स में लिख देंगे। फॉर्म का नाम लिखने के बाद आपको जो है ना यहाँ पे नेक्स्ट यानी कि सबमिट के ऊपर प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपका पूरा फॉर्म का फिर से प्रीव्यू खुलेगा। इस फॉर्म में आपका दिखाया जाएगा कि आपने जो भी डिटेल्स फिल किया है। आप क्या कीजिएगा कि नीचे चलिएगा और नीचे में जो है ना यहाँ पे डिक्लेरेशन टिक करना है। डिक्लेरेशन टिक करने के बाद सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। सबमिट करने के बाद बोलेगा application will be not be able to make any correction in the online application after submission। तो आप इसको क्या कीजिएगा कि यहाँ से ओके कर दीजिएगा। अब जैसे ही आप इसको सबमिट कीजिएगा यहाँ से दोबारा ओके करके तो यहाँ पे जो है ना आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिटेड हो चुका है। अब एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड होने के बाद आपका यहाँ पे नाम और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दिखाया जा रहा है। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी वाले को 500 रुपए का एप्लीकेशन फी पे करना है, एससी एसटी वाले को 250 रुपए का। आप यहाँ पे एप्लीकेशन फी पे के ऊपर क्लिक कीजिएगा। पे के ऊपर क्लिक करने के बाद डिक्लेरेशन टिक कीजिएगा और प्रोसीड कीजिएगा। अब जैसे ही आप लोग प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पे जो है ना आप एसबीआई ई पे पे आ चुके हैं। यहाँ पे आप यूपीआई वाला ऑप्शन सिलेक्ट कीजिएगा, मेरे अकॉर्डिंग सबसे बढ़िया है। और यहाँ पे यूपीआई क्यूआर के ऊपर क्लिक कीजिएगा। क्यूआर के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे पे नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। पे नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद जो है ना आपके सामने एक क्यूआर कोड जनरेट होकर आ चुका है, जिसको आप 3 मिनट के अंदर अपने फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के स्कैन कीजिएगा और आप सक्सेसफुली पेमेंट कर लीजिएगा। पेमेंट करने के बाद आपका सक्सेसफुली फॉर्म फिल हो जाएगा। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने जाना कि अगर आप आरआरबी यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के तरफ से जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर का फॉर्म निकाला गया है, इस फॉर्म को आप लोग घर बैठे कैसे भरेंगे। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज। जय हिंद, जय भारत।